Hello guys, welcome to my channel. I am back again with some previous year questions. So let's start with the video. The first question is, which of the following habitats has not been included as Indian biodiversity hotspot? तो अगर हम यहाँ पे options देखेंगे तो Eastern Ghats are in the hotspot, Western Ghats are also in the hotspot. Now, northeastern hills are also in the biodiversity hotspot, but the southeastern hills are not in the biodiversity hotspot of India. So this is the answer. Southeastern hills. The sequence that occurs during the sequence of events that occur during primary succession is as follows. So यहाँ पे हम देखेंगे nudation, colonization, excesses एंड एग्रीगेशन पहले नहीं होगा, कॉलोनाइजेशन, एक्सेसिस, फिर न्यूडेशन, ऐसे ही तो ये रिपीट ऑर्डर हो गया. एक्सेसिस, न्यूडेशन, एग्रीगेशन नहीं, स्टार्टिंग हमेशा न्यूडेशन से होगी. सो द फर्स्ट वन विल ऑलवेज बी न्यूडेशन. देन कॉलोनीज बनेंगी, कॉलोनाइजेशन होगा. कॉलोनाइजेशन जब बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा तब मतलब स्पीशीज़ का स्टैब्लिशमेंट होगा. उसके बाद एग्रीगेशन होगा. ओके, सो दिस इज द आंसर. न्यूडेशन, colonization, excesses and aggregation. When a mixture of Azospirillum, Azotobacter and Vibrio are applied to rhizosphere, fixation of atmospheric nitrogen was increased. It was due to the activity of all of the three? No. Azospirillum and Vibrio? No. Azotobacter and Vibrio? No. It was because of Azotobacter and Azospirillum. ओके, तो इन दोनों का मेजर काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का. तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ेगा वो इनकी वजह से होगा. विब्रियो डज अ लिटिल बिट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बट नॉट दैट मच. ओके, अ वेरी minute nitrogen fixation is being done by Vibrio, and also not all the species of Vibrio are capable of fixing nitrogen. Some species are capable of doing that. So the answer here is the D. The area of biosphere which is protected entirely without any experimentation and research and no biotic interference is known as core zone. तो बायोस्फीयर के अंदर क्या होता है, एक कोर जोन होता है. So this is the core zone, this one. Okay, I am writing it with C. Then comes the buffer zone. तो बफर जोन में क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं या कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप रह नहीं सकते या फिर आप यहाँ पे रोज जा नहीं सकते. और बाहर के जोन जो होते हैं वो मतलब वहाँ पे नॉर्मल आप वुड कलेक्ट करने के लिए आ सकते हैं या फिर इस तरह के काम के लिए आ सकते हैं. ठीक है, और एक सबसे बाहर का जोन हो सकता है जहाँ पे सेटलमेंट्स हो सकते हैं. So the buffer zone is this, undisturbed zone is nothing like that, principal zone is also nothing like that. So the answer is core zone here. Which of the following type of coal contains higher percentage of volatile matter? So it is peat. So volatile matter का जो concentration है वो peat में सबसे ज़्यादा होता है. Then comes to lignite. Then comes to bituminous. And then comes to anthracite. तो ये इसका ऑर्डर होता है. ओके, तो इसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होंगे और इसमें सबसे कम होंगे. एंथ्रासाइट हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वॉलेटाइल मैटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, इसमें वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, वाटर का जो पाया जाता है एंथ्रासाइट के अंदर वो ज़्यादा होता है. ठीक है, तो अगर आपसे इसका रिवर्स पूछ लिया जाता है कि वाटर कंटेंट कौन से टाइप ऑफ कोल में ज़्यादा होता है, तो यू विल ऑलवेज से एंथ्रासाइट. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. तो यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट इन सीटू है. नेचुरल एरिया में जो हो रहा है मतलब जो ओरिजिनल एरिया है या फिर जहाँ पे नेचर जैसा था वैसा ही है, तो उसको इन सीटू बोला जाता है. नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, सेंचुरीज भी हो सकती हैं. सो ऑल ऑफ द अबव आर द इन सीटू रिजर्व्स. ठीक है, एक्स सीटू वो होती हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाए, जैसे कि लैब्स हो गई, जूलॉजिकल गार्डन हो गई, बोटानिकल गार्डन हो गई. वो एक कन्फाइंड एरिया के अंदर होती हैं और उनके अंदर हम खुद कुछ चीज़ें रखते हैं. ठीक है, तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट होता है, वो नेचुरली क्रिएटेड नहीं होता.
जबकि रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इन सब के अंदर क्या होता है, नेचुरली एक एरिया होता है जो हम ले लेते हैं जहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं या कोई भी एक स्पेसिफिक स्पीशीज प्रेजेंट होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको लिमिटेड कर देते हैं, मतलब उसके अराउंड एक बाउंड्री बना देते हैं और उसको एक सेंचुरी का नाम दे देते हैं या नेशनल पार्क का नाम देते हैं या रिजर्व फॉरेस्ट, वॉट एवर वी वॉन्ट टू से. ओके, now carbon dioxide evolved from soil, mainly comes from microbial respiration, root respiration, soil animals respiration, all of the above. So it is basically due to the microbial respiration. All right. Which one of the following category of earthworm is most suitable for vermi composting? तो मैंने earthworm की कैटेगरीज के बारे में अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देखिए उस वीडियो को, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको आपके डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँ. और अर्थवर्म की 3 वेराइटीज़ होती हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसे एपीजेइक बोला जाता है, एनेसिक बोला जाता है, एंडोजेइक बोला जाता है. तो एपीजेइक, एनेसिक और एंडोजेइक में डिफरेंस क्या होता है? जो एपीजेइक होते हैं वो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. एनेसिक कहाँ पे होते हैं? वो अर्थ के सरफेस पर भी रह सकते हैं और अर्थ के नीचे भी रह सकते हैं. एंडोजेइक, एज द नेम सजेस्ट, एंडोजेइक लिव बिलो द सरफेस. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ. अर्थ के ऊपर जो होंगे वो एपीजेइक होंगे, अर्थ के ऊपर भी और नीचे भी जो होंगे वो एंडोजेइक होंगे, एंडोसेक होंगे. और जो एंडोजेइक होंगे दे वुड ऑलवेज लिव बिलो द अर्थ, बिलो द सरफेस. ओके, तो बिलो द सरफेस भी वो टॉप लेयर्स में रहेंगे, टॉप मोस्ट लेयर जो होगी सॉइल की उसमें ही रहेंगे, ज़्यादा नीचे नहीं जाते. और वर्टिकल बोरोइंग करते हैं. ठीक है, वो बरोज बनाते हैं अपने. ठीक है, इसी तरह एनेसिक भी बरोज बनाते हैं. जब उनको रहना होता है तो वो रहते तो नीचे हैं, पर जब उनको फूड चाहिए होता है तो वो सरफेस पर आते हैं. सो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए मोस्टली जो सूटेबल होते हैं दे आर एपीजेइक. ठीक है, तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सूटेबल होते हैं क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर रहते हैं और जो भी लीफ पार्टिकल्स होते हैं या जो भी उन्हें पार्टिकल्स मिलते हैं जिन्हें वो डिकम्पोज कर सकते हैं, उनको बिट्स में तोड़ सकते हैं, तो वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं सरफेस पर. ठीक है, एंडोजेइक वाले जो होते हैं वो मोस्टली कोई इतने काम के नहीं होते हैं, बट एनेसिक आर यूज्ड एज फिश बेट. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से कैटेगरी के अर्थवर्म को फिश बेट में यूज़ किया जाता है, so anisic are used for fish bait. Okay, now which one of the following pesticide persists for a long period in soil? तो इसमें कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, लिंडेन, मोनोक्रोटोफोस, कार्बारिल, पैराथियोन. So here linden has the longest persistence time, so the answer is linden. Now organic matter content of soil can be calculated from organic carbon by using the formula. तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, so this one is the answer. तो अगर आपके पास ऑर्गेनिक मैटर, आपको ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज निकालना है सॉइल के अंदर और आपके पास ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज पता है आपको, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.724 से और आपके पास ऑर्गेनिक मैटर का जो भी कॉम्पोनेंट है या जो भी उसका परसेंटेज है वो आपके पास आ जाएगा. So that's all for this video. If you like this video then please subscribe to my channel and share this video with your friends. और अगर आपको कोई भी doubts है then you are free to ask in my I will be mentioning my email ID as well as you can comment in the comment box. And if you want any other help you are free to contact me. And also if you want any more information, कोई और topic पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो you are just free to comment it in the comment box. Okay, and all the best for your exam. Hope you guys are preparing well and just don't lose hope. The exam is going to be very easy. I hope you all just are capable of completing the syllabus before the date of the exam. और अभी भी date of the exam आई नहीं है. ठीक है, मतलब जो वेरिएबल डेट्स हैं उनमें से आपका एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम कौन सी डेट को पड़ेगा दैट इज़ नॉट क्लियर येट. तो आई होप कि 20th के बाद पढ़े आपके पास, जिससे आपके पास थोड़ा टाइम और मिल जाए आपको. सो आई होप यू आर स्टिल गिविंग योर बेस्ट टू द प्रिपरेशन एंड इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन हेल्प विद फील फ्री टू आस्क. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.